अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। आज दिल बड़ा गमज़दा है, आंखें नम हैं, दिमाग बोझल है, सोच मुंतशर है, एक आग है जो अंदर ही अंदर ना झुलसा रही है, एक नोहा है जो चीर रहा है सीना, एक सवाल है जो बैठने नहीं दे रहा चैन से कि आखिर कब तक, भाई कब तक, आखिर कब तक माएँ सोख्ता लाशों में अपने जिगर गोशे तलाश करती रहेंगी? भाई कब तक बाप अपने जवान सहारे की एक झलक देखने के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल का चक्कर लगाते रहेंगे? कब तक बहनें अपने भाइयों की राह तकती रहेंगी? कब तक बच्चे वालिद की वापसी का इंतजार करते रहेंगे? कब तक की बीवियां अपने सुहाग लुटाती रहेंगी? कब तक, आखिर कब तक? हर वाक़े को हादिसे का और सानहे का नाम देकर, जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालकर, इसकी और उसकी तरफ उंगलियां उठाकर, तहकीकात के नाम पर सफ़े काले करके, फाइल्स बनाकर, अलमारियों में दबाकर हम ना किसी और हादसे के इंतजार में लग जाते हैं। कराची की गुल प्लाजा में आग लगी, इसको 24 घंटे हो गए। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूं इस वक्त अब 24 घंटे हो गए हैं, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। मेट्रोपॉलिटन सिटी का गुल प्लाजा, वहां 24 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। सिंध में 18 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन 18 साल के बिला शराकते गैरे इख्तिदार के बावजूद कोई एक ऐसा इदारा नहीं है जो 18 मिनट में रिस्पॉन्ड कर सकता। हालात ये हैं कि 18 घंटे लग गए रेस्क्यू एहलकारों को गुल प्लाजा के अंदर कदम रखने में। 18 साल के इख्तिदार के बावजूद, 18 साल के इख्तिदार के बावजूद हमारे पास ना 18 स्नॉर्कल्स नहीं हैं जो आग बुझा सकें। 18 साल बाद भी ऐसे 18 फायर फाइटर्स नहीं हैं जो जदीद तरबियत के हामिल हों, जिनके पास जदीद आलात हों। इस वक्त भी जो मौके पर गाड़ियां मौजूद हैं जो आग बुझा रही हैं, उनमें से बेशतर 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, विफाकी हुकूमत ने खरीद कर फायर ब्रिगेड हुकाम के हवाले की थी। लेकिन अगर बात आती है फिर बयानात की, तो भाई क्या लाहौर, क्या इस्लामाबाद, क्या कोई और शहर, हमारा मुकाबला तो सूबे से है ही नहीं, हमारा मुकाबला तो दुनिया से है। सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, बयानिया झूठा बयानिया। हम अब किसी और सूबा से मुकाबला नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया से मुकाबला कर रहे हैं। अब आएगा गुस्सा कि आप, इतना बड़ा हादसा हो गया है, आप इस पे पॉइंट स्कोरिंग क्यों करें? तो हुजूर फिर क्या करें? आपके 18 साल की बात तो फिंगर पॉइंट्स पर होना चाहिए था। वजीर आला सिंध, इन्होंने गुल प्लाजा यूनियन और दुकानदारों का जो मौकफ है उसे तो मुस्तरद कर दिया कि फायर ब्रिगेड वक्त पर पहुंची नहीं, ये कह रहे हैं यूनियन वाले। मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि 10:16 पर इत्तला मिली और 10:27 पर फायर टेंडर्स मौके पर पहुंच गए। अब सुनिए जरा कमाल क्या है यहाँ पर। जो चीफ फायर फाइटिंग ऑफिसर हैं जिन्होंने रिस्पॉन्स किया था, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें इत्तला ही मिली 10:26 पर और 1 मिनट के बाद उन्होंने वहां से गाड़ियां रवाना कर दी। वाज़ेह रहे, पहुंची नहीं, रवाना की। 10:16 पे इधर से इत्तला दी, 10:27 पे 11 मिनट बाद पहुंचा था फायर टेंडर। कितना अच्छा होता, कितना बेहतर होता कि वजीर आला साहब पहले अपने इदारों से पूछ लेते, फिर मुतासरीन के दावे को मुस्तरद कर देते। एक और ना बहुत बड़ा सवाल जो बार बार होता रहा कि फायर फाइटर्स के पास सेफ्टी आलात क्यों नहीं थे और वो शुरू में ही क्यों प्लाजा के अंदर दाखिल नहीं हो सके जब आग की नौयत ज्यादा नहीं थी। दुकानदारों के सवाल का जो जवाब है वो खुद चीफ ऑफिसर दे रहे हैं। नाज़रीन, गुल प्लाजा में 1200 दुकानें थी जो अब जलकर भस्म हो चुकी हैं, खाकसर हो गई। अरबों का सामान कोयला हो चुका है, इमारत के कुछ हिस्से गिर गए हैं, बाकी इंतहाई मखदूश है। 6 में से 4 लाशों की शनाख्त हो सकी है, बाकी 2 का शायद डीएनए के बाद ही अब पता चल सकेगा। जो अब तक इत्तलात मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक हुकूमती हेल्प डेस्क पर 60 अफराद के लापता होने की शिकायत दर्ज हुई हैं। अंदर मजीद कितने लोग हो सकते हैं इस हवाले से भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। इन लापता अफराद के साथ एक शख्स और भी है जो नहीं मिल रहा था, मालूम नहीं था कि वो कहां पर है। हालांकि उसका दफ्तर गुल प्लाजा से सिर्फ चंद मिनट की दूरी पर है। जो लोग कराची की एमिजिना रोड की सड़क को जानते हैं वो जानते हैं उस शख्स का दफ्तर कितना दूर है। जहां आग ने अरबों का नुकसान कर डाला, अगर वो शख्स पैदल निकलना चाहता तब भी यहां पर पहुंच जाता, और अगर शहर के किसी और कोने में होता तब भी 1 से 2 घंटे, उससे ज्यादा नहीं लगते। शहर से बाहर भी होता तो सफर के लिए 10 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन न जाने वो कहां था। जब मैं आपको इस शहर का दर्द बयान कर रही हूं तो आपसे चंद मिनट पहले वो लापता शख्स यहां पर नमूदार हुआ। नाम है उनका मुर्तजा वहाब, जो कराची के मेयर के तौर पर जाने जाते हैं।
डेप्यूटी मेयर सलमान मुराद, इनके मुताबिक वो इस्लामाबाद में थे, यहाँ पर थे, वो एक कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए थे। और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो जो कॉन्फ्रेंस थी ना जिसमें मुर्तज़ा वहाब साहब मौजूद थे, वो यकीनन इस आग से ज्यादा कीमती होगी, इसी वजह से मुर्तज़ा वहाब साहब यहाँ पर थे। वरना यकीन है मुझे कि फौरी तौर पर यह खबर सुनते ही पहुंचना होता मुर्तज़ा वहाब साहब को वहां पर। अब नाज़रीन, ये पहला वाकया नहीं है कराची का। बल्दिया फैक्ट्री का सानेहा, ये याद होगा आप सबको, 250 से ज्यादा जिंदा जल गए थे लोग। आग बुझाने में घंटे नहीं बल्कि दिन लग गए थे। उसकी जो इंसानों के जलने की स्मेल है ना, वो आज तक नहीं भूल पाई हूँ। बिल्डिंग वाली आग, जो स्टेट लाइफ की बिल्डिंग में आग लगी थी, वो मंजर भी आंखों से नहीं जाता, जहां नौकरी के लिए इंटरव्यू देने वाला नौजवान गिरकर मर गया था। और ये एग्जैक्टली बल्दिया फैक्ट्री के बाद का वाकया था। वो शख्स इस वजह से खौफजदा था कि यहां पर भी उसका वही हाल ना हो जो बल्दिया फैक्ट्री में 250 लोगों का हुआ था। वो मंजर कैमरे की हर आंख में महफूज था। आरजे शॉपिंग मॉल की आग 11 जिंदगियां निकलने के बाद ठंडी हुई थी। मिलीनियम मॉल में 250 दुकानें जली थी। कोऑपरेटिव मार्केट में 300 दुकानें जली थी। विक्टोरिया मार्केट में 45 दुकानें जली थी, कोयला बन गई थी। अरबों का नुकसान हुआ था। लेकिन इस सब के बावजूद हम फायर ब्रिगेड को ठीक ही नहीं कर सके। कोई ऐसा निजाम ही नहीं बना सके जो बिल्डिंग सेफ्टी प्रोटोकॉल पर अमल कर सकता। 18 गाड़ियों के बारे में हम कह रहे थे, यहाँ पर नहीं है। इस शहर में 200 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की जरूरत थी। यहाँ पर मेरे सामने ये 2 बुकलेट्स मौजूद हैं, ये रखी हुई हैं, जिसमें अभी आज से 3-4 दिन पहले सिंध हुकूमत अपनी कारकर्दगी बता रही थी कि 18 साल और उससे पहले से अब तक क्या कुछ किया है सिंध हुकूमत ने। लेकिन एक शहर जहां पर इतनी जिंदगियां आग की नजर हो चुकी हैं, मैं हैरान हूं। इस पूरे बुकलेट में मुझे फायर ब्रिगेड के हवाले से कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं दिखाया, या सिंध हुकूमत के पास शायद दिखाने के लिए कुछ नहीं था कि अगर इस तरह के सानेहात और हादसात हो जाएं सिंध में या कराची में तो उनके लिए क्या किया जाएगा। शायद प्रायोरिटी में ही नहीं था। हाफिज नईमुर रहमान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मौजूद मेहमान है मेरे, अमीर हैं जमात इस्लामी के। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की। बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है ये। इसने 2012 वाला सानिया बल्दिया फैक्ट्री याद दिला दिया, उसके बाद वाले वाकयात याद दिला दिया। और आज जिस तरह से लोग बिलबिला रहे हैं, तड़प रहे हैं, कह रहे हैं कि कहाँ है हुकूमत, क्यों नहीं हो पाया कुछ, किसको जिम्मेदार समझते हैं आप? क्या कहेंगे आप इस सारे साने पर, वाकये पर? क्या कहूँ मैं इस रईसी पर। सच्ची बात यह है कि यहाँ कराची के लोगों को तो कभी गटर में ये डाल रहे हैं, कभी ये ट्रालों के हाथों मरवा रहे हैं, और कभी जो है ये आग का शिकार कर रहे हैं। ना इनका कोई सिस्टम है, ना इनके पास कोई इमरजेंसी चीजों को हैंडल करने का जरिया मौजूद है, तरीका मौजूद है। आप मुझे बताएं कि ये गुल प्लाजा जैसी जगह रात 10 बजे के बाद आपको पता है वहाँ ट्रैफिक वैसे ही बहुत कम हो जाता है, और 2 फायर स्टेशन मेरा ख्याल है कि 1 से 1.5 किलोमीटर की रेंज में मौजूद है। और अगर वहां पर आधा पौना घंटे तक गाड़ी ना आए, और गाड़ी आए तो किसी के पास पानी नहीं, और निकलने के लिए जो है वो डीजल नहीं, और इस तरह के सवालात मौजूद हों, और फिर उसके बाद जो फायर फाइटर्स हैं उनको इन जो है वो झोंक दिया जाता है। ये कहते हैं कि जनाब अगर आपके पास जूते मौजूद हैं और आपके पास हेलमेट मौजूद है तो ये आपकी किट है। तो भाई ये किट नहीं होती है, ये आग बुझाने के लिए प्रॉपर पीपीई चाहिए होते हैं, और ये नहीं है। तो ये पैसे जाते कहाँ हैं? ये हजारों अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट के पास तरक्याती फंड के होते हैं, हजारों अरब रुपए इन तमाम चीजों के होते हैं, और ये खा जाते हैं, करप्शन करते हैं, बेड़ा गर्क करके रख दिया पूरे सूबे का और शहर कराची को। तो इन्होंने, ऐसा लगता है कोई दुश्मनी है इनकी, और इंतकाम लेते हैं। कोई एक चीज तो बताइए ना जो कंट्रोल कर सकते हो। और आप बात करते हैं, हद ये है कि ऐसा लग रहा था परसों कि जैसे बिलावल साहब ने कुछ स्विट्जरलैंड बना दिया है कराची को, और सिंध में तो जो है ना ऐसे जमजमे बह रहे हैं। अरे तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। इनका विजन मोंजोदड़ो है, तबाहशुदा मोंजोदड़ो। क्योंकि जब मोंजोदड़ो की तहजीब मौजूद थी वो भी बड़े सलीकामंद थे, ये तो तबाह होने वाला मोंजोदड़ो बना रहे हैं और मजीद खाना चाह रहे हैं। और बात यह है कि ये वंडर बॉय बनने के चक्कर में 2.5 घंटे की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और ये बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। बेड़ा गर्क करके रख दिया है इन्होंने, तबाह करके रख दिया है, और कोई पूछने वाला नहीं है। कराची के लिए सर आपने भी बड़ी आवाजें उठाई हैं, उठाते रहे हैं। अब अभी इस वक्त सिचुएशन इतनी ज्यादा वर्स्ट, और उस पर मैं मेयर कराची को बार बार रात से जब से सानिया था मैं ढूंढ रही थी। 24 घंटे पूरे होने से पहले वो वहां पर आ गए। किसको आप, क्या प्रायोरिटी नहीं है शहर, क्या किसकी जिम्मेदारी है? कोई जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है सर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 17 साल से हुकूमत में है, उनके सदर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, उनके वजीर आला मुराद अली शाह साहब, उनके वजीर बल्दियात, उनके कब्जा मेयर साहब,
وہ ہے ذمہ دار, اور ان کے اوپر ہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ شہر کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوا ہے, کھنڈر بنا کے رکھ دیا ہے, برباد کر دیا. پانی نہیں, جہاں کے الیکٹرک کو مسلط کر کے ان سب لوگوں نے رکھا ہوا ہے, جہاں پر جو ہے وہ بنیادی سہولتیں نہیں, دھول مٹی چاٹتے رہتے ہیں. سڑک بند, ایک پروجیکٹ جو 1 سال کا ہوتا ہے وہ 4 5 6 سال چلتا ہے. گرین لائن 15 سال میں مکمل نہیں ہو سکی ہے, 12 سال میں. K3 نہیں بنایا, S3 نہیں بنایا, K4 نہیں بنایا, S3 نہیں بنایا, کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں بنایا, ماس ٹرانزٹ نہیں ہے, KCR ٹھیک طریقے سے نہیں ہوا, لوگوں کو روزگار نہیں ملتا. یہاں پر لوگ کیا کریں, کروڑوں لوگ. اصل بات یہ ہے کہ یہ سب ریسپانسبل ہیں. کس پہ فریاد کریں, کون ہے ان 6 جنازوں کا جن کی لاشیں نکل چکی ہیں؟ ابھی 60 لوگ اندر ہیں, نہیں معلوم کہ کس کے ساتھ کیا ہوا ہے. بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. حافظ صاحب اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. سندھ حکومت اب کمپنسیٹ کرنے کی بات کر رہی ہے نا, لیکن قیمتی جانوں کا جو ازالہ ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تحقیقات ہوتی ہیں, ہر دفعہ یہی ہوتا ہے, تحقیقات ہوتی ہیں, حکومتی فائلیں پھر کہیں دب جاتی ہیں, پھر خدا نہ خواستہ کسی نئے سانحے کا انتظار کیا جا رہا ہوتا ہے. کہ آپ کی کوئی حکمت عملی ہوگی اس سانحے کو لے کر؟ دیکھیں, پروٹیکٹ کرنا ان کی ذمہ داری ہے, کمپلائنس کرنا ان کی ذمہ داری ہے, حالات کو دیکھنا. ان کا SBCA کرتا کیا ہے کرپشن کے علاوہ؟ سسٹم بنا ہوا ہے نا, وہ پورا چل رہا ہے نا, اس SBCA کی ذمہ داری بنتی ہے. اور جو بلڈنگ کنٹرول کوڈ ہے اس پر اگر عمل نہیں ہو رہا, آپ کاغذ دیکھیں گے نا تو سب پر عمل ہو چکا ہوگا. آپ دیکھیں گے نا کہ یہ جو ایگزٹ ہوتے ہیں وہ ایگزٹ پراپر کام کر رہے ہیں, تو ان کے کاغذوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کے انسپیکٹر سے لے کر اوپر تک کا ایک دھندا بنا ہوا ہوتا ہے. اور یہ اگر آپ پوچھیں گے کہ فائر ایکسٹنگوشرز سے, تو کہیں گے ہاں ہر چیز پراپر کام کرنے والی ہوتی ہے, لیکن جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے یہ سب چیزیں پراپر ورکنگ نہیں کرتی. کوئی ٹریننگ کا سسٹم نہیں ہوتا, کوئی ایگزٹ پراپر نہیں ہوتا, وہاں پر لوگ اسٹور بنا دیتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اس لیے یہ ذمہ داری 100%, 200% ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو حکومت میں موجود ہیں اور ہزاروں ارب روپے کھا گئے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. حافظ نعیم الرحمان صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے. سابچی وسیم اختر صاحب پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں. آپ کو میں خوش آمدید کہتی ہوں, شکر گزار ہوں آپ کے وقت کی. وسیم صاحب مجھے یہ فرمائیے, آپ بھی اس شہر کے میئر رہے ہیں, اور مجھے یاد ہے کہ جس وقت آپ میئر تھے اس وقت میں نے یہ فائر بریگیڈ کے اوپر کافی سارے پروگرامز کیے تھے, اور مجھے پتا تھا کہ کتنی ناپید سہولیات وہاں پر موجود ہیں. آج بھی وہی حال ہے کہ 24 گھنٹے ہو جاتے, آگ پر قابو نہیں پایا جا سکتا یا جا سکا, یہی صورتحال ہے آج تک؟ بڑا افسوسناک واقعہ ہے, یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے اگین کراچی والوں کے ساتھ. جتنا بھی کہا جائے, مذمت کی جائے, وہ کم ہے. اب ایسا لگتا ہے کراچی کے لوگوں کا مقدر بن گیا ہے کہ ٹینکرز کے ٹرکوں کے نیچے آ کے جان دیں, گٹر کے اندر گر کے جان دیں, ایکسیڈنٹ سے مریں, اور بلڈنگ میں آگ لگ جائے تو یہ مقدر ہے کراچی کے لوگوں کا. اب اس پہ الزام یا میں کرٹیسائز کروں بیٹھ کے اچھا لگتا نہیں ہے. دیکھیں, یہ شہر مینیجبل نہیں رہا. جو لوگ 17-18 سال سے اس پہ قابض ہیں, پورے سندھ پہ قابض ہیں, ان سے مینیج نہیں ہوتا ہے اب یہ صوبہ بھی اور یہ شہر بھی. جتنے بھی ایشو 12 سال پہلے کے سے لے کے آج تک کے جو ایشوز ہیں وہ آج تک ان سے مینیج نہیں ہو سکے, چاہے وہ K4 ہو, S3 ہو, شرائیں ہوں, ہیلتھ ہو, ایجوکیشن ہو, کوئی چیز بھی مینیج سے. گورنمنٹ ہے یہ. مجھے بتائیے ثابت ہوا مجھے یہ بتائیے کہ یہ کاروباری بڑا مرکز تھا گل پلازا, مطلب کراچی کا جو بھی باسی ہے وہ گل پلازا کو نام سے اور اس کے جانتا ہے کہ وہ کیا جگہ تھی. اب مجھے بتائیے کہ اتنے بڑے مال کے اندر یا اتنے بڑے معاشی ہب کے اندر کیا سیفٹی سیکیورٹی کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی انتظام نہیں تھا؟ اور کراچی میں کیا ایسی بھی کئی ساری بلڈنگز موجود ہیں اور اس کا کوئی ڈیٹا وغیرہ بھی ہے آپ کے پاس جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں؟ انہوں نے پھر پیسے کچھ ریلیز کیے تو ہم نے فائر ٹینڈرز, باؤزرز اور سنارکلز خریدی تھی جو آج تک چل رہی ہیں. 2020 کے بعد ایک سوئی بھی ایڈ نہیں کی گئی اس KMC کے شعبے میں. تو اتنا تو ان کا انٹرسٹ ہے کہ یہ
سوائے اس کے کہ ٹیکسز پیسے جمع کریں تھا تو میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی اور پیسے ریلیز ہوئے تھے. اور جب پروکیورمنٹ ہو رہی تھی اس کی تو پھر گورنمنٹ چینج ہو گئی تھی, پی ٹی آئی کی آئی تھی, اور پھر ہم نے یہ فائر ٹینڈرز ڈسٹریبیوٹ کیے تھے مختلف اسٹیشن. اس کے بعد سے ٹینڈر ایڈ نہیں ہوا ہے. اگر 12 منزل پہ آگ لگ جائے تو بجھانے کے لیے کوئی اسنارکل اب موجود نہیں ہے. ایک بڑی اسنارکل جو تھی, جو میرے زمانے میں لی گئی تھی, وہ بھی خراب پڑ گئی. تو یہ تو حال ہے ان لوگوں کا. میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ دے کی ناٹ مینیج دا سٹی. تو پھر اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن وہی ہے کہ ایک تو لوکل باڈیز امپاورڈ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنے. یہ مینیج نہیں کر سکتے ہیں, یہ فیل ہو گئے ہیں. 17 سال میں اگر مینیج نہیں کر سکتے تو آپ کو تو اٹھا کے باہر بٹھا دینا چاہیے اور اس کو طریقے سے مینیج کرنا تو چاہیے. ایک عام تاثرہ یا کچھ میں رپورٹس دیکھ رہی تھی کہ اتنے بڑے شہر کو تقریباً 200 سے زائد فائر ٹینڈرز کی یا فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کی ضرورت ہے, لیکن ابھی تو ہمارے پاس شاید 25-30 سے زیادہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے؟ کنفرم کیجئے گا ذرا اس کو. ایسا ہی ہے, اور وہ ان کی بھی کنڈیشن بہت ہی خراب ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اچھی کنڈیشنز میں ہیں. اب جو فائر ٹینڈر ہیں وہ بھی اپنی مینٹیننس ہوتی نہیں ہے نا, کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے. اگر انٹرسٹ ہوتا تو یہ حال نہیں ہوتا پورے شہر کا. اب دیکھیں تو شہر کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ تو اموات ہو گئی, یہ تو لوگ چلے گئے. اور وسیم صاحب یقیناً آپ کے علم میں یہ بات ضرور ہوگی, یہ ایمجینا روڈ پر جہاں پر آگ لگی ہے یہاں سے کتنا فاصلہ ہے, کہاں پر ہے فائر بریگیڈ؟ دیکھیں فائر اسٹیشن کس طرف ہے؟ ایک اسٹیشن تو قریب ہی ہے جو کہ جس کے فائر ٹینڈر آ گئے تھے, مگر وہ اتنے اکوپ نہیں تھے. آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کا جو حال ہے, جو پانی کے ٹینکر نیپا سے لائے جا رہے تھے جو کہ 2 سے 3 گھنٹے میں پہنچ رہے تھے جگہ پہ, تو 2 سے 3 گھنٹے آگ تو نہیں رکے گی آپ کے لیے کہ میں رک جاتی ہوں آپ پانی منگا لو. آگ تو ویسے ہی بھڑکے گی. تو 2-3 گھنٹے بعد پانی کے ٹینکس آ رہے تھے. اس طرح سے نہیں ہوتا ہے بھائی, اس طرح سے مینیج نہیں کیا جاتا ہے. پوری دنیا میں ہے یہ محکمہ جو کہ فعال ہے اور صحیح طرح اپنا کام 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں سر. جو پارکنگ پلازا کے سامنے فائر بریگیڈ کا اسٹیشن موجود ہے, آئی ڈونٹ نو کہ وہ اب ایکٹیو ہے یا نہیں ہے, لیکن وہاں سے یہاں تک آنے میں 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں. لیکن آپ یہ بتا رہے ہیں کہ نیپا سے آ رہی تھی. نیپا سے فائر ٹینکرز آ رہے تھے, پانی ختم ہو گیا تھا. سوری, پانی کے ٹینکرز آ رہے تھے, پانی ختم ہو گیا تھا, اس لیے وہاں سے ٹینکرز منگائے جا رہے ہیں. پوائنٹ یہ نہیں ہے, ہم ڈسکشن جو کر رہے ہیں یہ ٹائم ویسٹ ہے ہمارے میری نظر میں, کیونکہ اس طرح سے چلے گا نہیں, مینیج نہیں کر سک رہے ہیں یہ لوگ. یہ ناکام ہوئے ہیں 17 سالوں میں. کوئی بھی سیکشن آف دا سٹی جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہاں اس طرح سے نہیں دکھائی دے رہا. یہ افسوسناک بات ہے سر. لیکن جب ایسا سانحہ ہو جائے, ایسا واقعہ ہو جائے اور اس پر پرفارم نہ کیا جائے تو پھر کیا بیٹھ کے مزید ڈسکس کیا جائے. بہت شکریہ آپ کا میئر صاحب جی. وسیم اختر صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے. اس وقت گراؤنڈ پر کیا سچویشن ہے, یقیناً آہو بکا ہے وہاں پر, لوگ پریشان ہیں جن کے پیارے ابھی تک ان کا پتہ نہیں چلا ہے. وہ بھی بات کریں گے, دیگر مہمانوں کو بھی شامل گفتگو کریں گے پروگرام میں. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے, واپس آتے ہیں. میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. کراچی میں جو افسوسناک سانحہ ہوا ہے اس پر بات کر رہے ہیں, گل پلازا کی آگ پر بات کر رہے ہیں, جس کے شاید شعلے اب تک ٹھنڈے ہو جانے چاہیے تھے, کولنگ کا عمل بھی ہو جانا چاہیے تھا. لیکن جو افسوسناک بات ہے وہ یہ کہ اندر جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں, بتایا جا رہا ہے کہ آوازیں آ رہی ہیں ابھی تک. نوید کمال لوکیشن پر موجود ہیں, سمت ٹی وی کے کورسپونڈنٹ ہیں. میں شکر گزار ہوں اور کراچی کی پوری ٹیم کو خراج تحسین بھی اس بات پہ پیش کرتے ہیں کہ کل رات سے جس طرح سے آپ لوگ کوریج کر رہے ہیں, جس طرح سے موقع پر موجود ہیں, جس طرح سے کام کیا جا رہا ہے, مجھے بتائیے گا سچویشن وہاں پر کیا ہے. کیا ابھی بھی آوازیں آ رہی ہیں لوگوں کی جو مدد کے لیے پکار رہے ہیں؟ جی بالکل, شام 5 بجے تک جو یعنی شاہرین ہیں ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اندر سے آوازیں آ رہی ہیں. اس کے بعد جب ریسکیو جو اہلکار یہاں پر ریسکیو آپریشن کر رہے تھے, پولیس افسران تھے, وہ پہنچے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آواز کوئی نہیں آ رہی. لیکن 60 افراد ہیں
जो अंदर मौजूद हैं, जिनकी जो है तस्दीक कर रहे हैं डिप्टी कमिश्नर साउथ और जो है DIG साउथ, उनका ये कहना है कि जो हेल्प के लिए डेस्क कायम की गई है, 60 अफराद के लवाहिकीन ने रब्ता किया और उनका ये कहना है कि 60 अफराद अंदर मौजूद हैं। अगर बात की जाए तो ये कराची का पहला वाक़या नहीं है। RJ मॉल में भी जो है आग लगी थी, उसमें भी जो है 12 अफराद जहाँ बाग हुए थे। इंक्वायरी कमेटी बनी थी, उसमें भी कसूरवार करार दिए गए थे। बिल्डर को भी अभी जो वहां पर जो रेस्क्यू करने वाले हैं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि कल रात से ही मैं मुस्तकिल देख रही हूँ कि जब उनसे पूछा जाता है, बात की जाती है, तो वो कहते हैं कि अभी 2-3 घंटे और लगेंगे। वो 2-3 घंटे होते होते 24 घंटे हो गए हैं। अब एग्जैक्टली वो वक्त हो गया है कि जब फायर ब्रिगेड को बताया गया था कि आग लग गई है, गाड़ी भेज दें ताकि आग को बुझाया जा सके। बिल्कुल 3 दफ़ा जो है फायर ब्रिगेड की जानिब से ये कहा गया कि आग जो है 75% जो है कंट्रोल कर ली गई है और 25% रहती है, लेकिन जैसे ये दावा सामने आया 1 घंटे बाद इस दावे की नफ़ी हुई। किसी न किसी जो है मंजिल पर जो है आग दोबारा भड़की और उसने देखते देखते जो है वो आग जो है फैलती हुई दिखाई दी। इस वक्त भी जो है 24 घंटे होने को हैं, आग जो है तीसरी मंजिल पे और दूसरी मंजिल पर लगी हुई है। और जो हमारे फायर ब्रिगेड में ऑफिशियल तो उन्होंने ये बात नहीं की, लेकिन जो फायर टेंडर और फायर फाइटर जो हमारे साथ राब्ते में रहते हैं, उनका ये कहना है कि अब फायर ब्रिगेड ये इंतज़ार कर रही है कि ये जो इमारत है ये मुकम्मल तौर पे मुनज़्ज़म हो, ज़मीन बोस हो और ये आग बुझे। ऊपर के फ्लोर के बारे में ये कहा जा रहा है कि गालिबन वहाँ पर जो मोटरसाइकिल या बाइक्स गाड़ियाँ पार्क होती हैं वो जगह अभी भी महफूज है। इसको भी कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि बताया तो ये जा रहा है कि पूरी इमारत ही अब भस्म हो गई है। गुल प्लाजा की देखिए, अगर बात करें तो गुल प्लाजा में इस वक्त 3 मरकज़ी रास्ते थे, 2 अकब से थे, कोनों से, और एक उस तरफ से था। जो मोटरसाइकिल और गाड़ियों की जो बात की जा रही है वो बिल्कुल बाएं जानिब DC ऑफिस की दीवार के साथ जो है पार्क होती थी। अब जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा है तो जब इमारत जैसी मखदूश हुई है तो इस जगह को तो खाली करा लिया गया है। जो ऊपर जो सबसे ऊपर और नक्शे के मुताबिक जो सबसे ऊपर इसकी छत थी वो कार पार्किंग के लिए मुख्तस थी, और ये बेसमेंट समेत जो है 3 इसकी जो है इजाफी मंजिलें थी जिसका जो है नक्शा पास कराया गया था। नक्शे में इसमें 400 दुकानें थी, लेकिन बाद में बाइफर्केट करके इसको जो है 1200 दुकानें कर दिया गया, और ये भी जो है SBCA की मौजूदगी में हुआ और SBCA की जो मर्जी से हुआ। हमारे साथ जो कायम मुकाम बता दीजिएगा, फिर मैं सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ इस पे शामिल करती हूँ। मुझे ये बता दीजिए, एक तो बिजली यहाँ पर बंद की गई थी एहतियाती तदाबीर के तौर पर, तो क्या सिंध हुकूमत ने लाइट्स वगैरह का बंदोबस्त कर लिया? दूसरा मुझे साथ साथ ये भी बता दीजिए कानूनी तकाज़ों को, इमरजेंसी एग्जिट्स वगैरह को ये गुल प्लाजा में फॉलो किया हुआ था? नवीद, गालिबन आप मुतासिरीन से बात करें, प्लीज सुनवाइए नाजरीन को। आसपास के जितने भी हैं वहाँ पे मौजूद है। जी, ये डिप्टी कमिश्नर है कायम मुकाम, इनसे हम बात कर रहे हैं और इनसे इंतज़ामी हवाले से जान रहे हैं कि जब ये बिजली बंद की गई थी तो अब क्या मुतबादिल के तौर पे क्या किया गया, क्योंकि इस इलाके की बिजली तो बंद है। मैं बेसिकली इस ऑपरेशन को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कमिश्नर कराची की तरफ से कमांड कर रहा हूँ, और इस ऑपरेशन में हमने ब्लैकआउट कल रात हुआ था कि इलेक्ट्रिक की तरफ से हुआ था, बिकॉज ऑफ अंदेशा था कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है, और वो अभी तक बदस्तूर ब्लैकआउट पे ही है। पूरा इलाका जो है डिस्कनेक्टेड, गैस की कनेक्शन जो थे वो डिस्कनेक्टेड है, और उसके साथ साथ जो है हमें अभी कुछ देर पहले ही जो यहाँ के तनवीर पास्ता हैं जो कि यूनियन की मैनेजमेंट संभालते थे, उनके साथ हमारा रब्ता हुआ है। जो हमने ताजर बरादरी को रिक्वेस्ट की थी वो अभी आ गए हैं। उन्होंने हमें एंट्री एग्ज़िट रूट्स बताए हैं इस पूरे प्लाज़ा के, क्योंकि कूलिंग का प्रोसेस जो है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है और अभी चल भी रहा है हमारा। जैसे ही वो कंप्लीट होता है उसके साथ साथ हम तनवीर पास्ता को अभी ऑपरेशन में KMC के साथ लीड कर रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि आग बदस्तूर जो है जो दूसरी मंजिल है और जो पहली मंजिल है इस पर भी, और दूसरी और तीसरी पे भी लगी हुई है, तो क्या अब फायर ब्रिगेड इसके जो है बिल्डिंग के गिरने का इंतज़ार कर रही है कि ये गिरे और आग बुझे? मादी में भी हम ऐसा देखते रहे, ऐसा हुआ है? देखें, कूलिंग का जो प्रोसेस है इंटरनेशनली उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वही फॉलो हो रहे हैं, लेकिन जो आपका सवाल है वो बिल्कुल ठीक है कि जो रेस्क्यू टीम है वो इसका इंतज़ार बिल्कुल नहीं करी। हमने अपने एक्सकेवेटर्स के थ्रू जो है वो बिल्डिंग में एंट्री लेने का अमल शुरू कर दिया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमें एंट्री एग्ज़िट के रूट्स का और बिल्डिंग का नक्शा मालूम नहीं था, जो कि अभी हमारे इल्म में आ चुका है, और हम इस पे अभी इंटर हो रहे हैं, और जितना मलबा हटा के लोगों की जांच पड़ताल के लिए अभी हमारी टीमें इंटर होना शुरू हो गई। 20 घंटे से हम इस अगर वो कह रहे हैं कि 24 घंटे बाद बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गए हैं, तो क्या अब बता सकते हैं कि कितनी देर में अब ये रेस्क्यू का अमल मुकम्मल हो जाएगा, या आग कितनी देर में बुझा दी जाएगी? कितनी देर में ये आग बुझा दी जाएगी, और क्या बिल्डिंग में दाखिल होने का कोई रास्ता मिल गया? अभी दाखिल हो चुके हैं इसमें?
बिल्डिंग में दाखिल होने के लिए अभी तक उन्होंने 13 रास्ते हमें बताए। आवर टीम इज इंस्पेक्टिंग ऑल दोज रूट्स के हम कहाँ से एग्जैक्टली इंटर हो सकते हैं, बिकॉज आग जो है वो बिल्डिंग में चारों तरफ है और अंदर जो है वो काफ़ी हद तक कूलिंग हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद आपके शोले जो है वो अभी भी आप देख सकते हैं, आपका कैमरामैन आपको दिखा सकता है। और जैसे ही हमारा जो है कोई रास्ता हमें मिलता है, जो कि होपफुली मिल भी जाएगा क्योंकि उनकी मैनेजमेंट भी अभी आ गई है, तो हम आज रात में कुछ घंटों में इंशाल्लाह एंटर होंगे। पेनफुल सिचुएशन है कि अभी तक जो ग्राउंड पर भी मौजूद हैं वो भी ये नहीं बता, जो बार बार शोले लपक रहे हैं वो कब बुझेंगे। बहुत शुक्रिया आपका नवीद कमाल और जो रिपोर्टर्स और जो टीम वहां पर मौजूद होती है, क्योंकि वो खुद भी मुतासर हो रही होती है। हमने कई सारी ऐसी कवरेजेस की हैं, इसका बहुत अच्छे से अंदाजा है। बहुत शुक्रिया आपका, आप वहां पर मौजूद हैं और समा के नाजरीन को मुसलसल अपडेट रखे हुए हैं। सादिया जावेद साहिबा साथ मौजूद हैं, तर्जुमान है सिंध हुकूमत। इख्तियार वली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम में कोऑर्डिनेटर हैं। वजीर आजम के आप दोनों की शुक्रगुजार हूं मैं। और सादिया साहिबा, पहले तो आप मुझे बता दीजिए, मेयर साहब को ढूंढा जा रहा था, 24 घंटे बाद पहुंचे, इतना बड़ा सानिया हो गया कराची में। जी, मेयर साहब कराची में मौजूद नहीं थे। उनको आने में बिल्कुल ताखीर हुई है, लेकिन अब वो कराची पहुंच गए। लेकिन वो ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। वो केएमसी फायर ब्रिगेड के अमले के साथ मुसलसल राब्ते में थे। लेकिन आपने क्योंकि प्रोग्राम में मैंने ये बात सुबह भी कही थी, आपके क्योंकि प्रोग्राम में इस बहुत बड़ा सानिया है, इससे कोई इनकार नहीं है। जो भी जिम्मेदार हुआ, चाहे वो हुकूमत से हो, केएमसी हो या वाटर बोर्ड से हो, उसके खिलाफ तो हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, लोगों का जानी और माली। लेकिन आपके प्रोग्राम में जमात इस्लामी के अमीर साहब आए और उन्होंने इल्जामात की बरसात की। ये पहली दफा है कि जमात इस्लामी के टाउन और यूनियन के चेयरमैन पे करप्शन का इल्जाम आ रहा है, और जिसके शवाहिद मौजूद हैं। और जमात इस्लामी जो इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया, उसमें जमात इस्लामी के साबिक अमीर जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी वजह से है। दूसरा, आपने साबिक मेयर कराची जो हर वक्त रोते थे कि मेरे पास तो इख्तियारात नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, उनको शामिल किया। मुझे याद है कि रीजेंट प्लाजा पे आग लगी थी, ना फायर ब्रिगेड पहुंचे थे, ना पानी के ब्राउजर्स पहुंचने पाए थे। सिर्फ कराची में 5 फायर की गाड़ियां रह गई थी इनके दौर में। और सबसे ज्यादा भर्ती अगर किसी डिपार्टमेंट में इनके दौर में हुई है, जिसकी वजह से वो इदारा जो है वो ज़बू हाली का। तो मैंने आपकी बात बहुत सुकून से पूरी आपकी बात सुनी है, लेकिन अगर आप साबिक मेयर के हवाले से या जमात इस्लामी की करप्शन के हवाले से बात कर रही हैं, तो वो यहाँ बताने के बजाय अदालतों में लेके जाएं, सजा दिलवाएं जिन लोगों का भी किरदार रहा है शहर की ज़बूहाली में और बदहाली में। मैंने तो आपसे सादा से सवाल किया कि मेयर साहब कहाँ पर थे, आप इसका मुझे जवाब दीजिए। और क्या 24 घंटे बाद भी आप लोगों को अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि आग क्यों लगी, किसकी वजह से लगी, या वो जो दुनिया से इस वक्त चले गए हैं उन्हीं की वजह से ये कराची में गुल प्लाजा में आग लग गई और 24 घंटे बाद बुझाई भी नहीं जा रही है? नहीं जी, ये बात नहीं है, इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि आपके शो पे उन्होंने बातें की, इल्जामात लगाए, तो उनका जवाब देना मेरा हक है और आपको ये हक मुझे देना चाहिए। दूसरा, मेयर साहब बिल्कुल कराची में मौजूद नहीं थे, लेकिन अब वो कराची आ गए हैं। वो गुल प्लाजा के साइट पे गए हैं। जहां तक आपने ये बात की कि 24 घंटे में आग नहीं बुझाई जा सकी, बिल्कुल तीसरे दर्जे की आग इसको रेट किया था फायर ऑफिसर ने, रेस्क्यू 111 वालों ने। उन्होंने कोशिश कर अब बिल्डिंग को इस काबिल बनाया है कि उस बिल्डिंग में दाखिल हो सकें। एंट्री और एग्जिट इस बिल्डिंग के जो तादाद बताई जा रही है वो खुले हुए नहीं थे, लोग मस्जिद का दरवाजा तोड़ के बाहर निकले हैं। सेफ्टी मेजर्स बिल्कुल इस बिल्डिंग में उस तरह मौजूद नहीं थे जिस तरह होने चाहिए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अगर अफसर उसमें इन्वॉल्व होंगे तो उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होगी। मैं आपके प्रोग्राम में ये बात कह रही हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बात की है। इससे क्या मुराद है सादिया साहिबा?
آپ خود ایس بی سی اے کے خلاف چارج شیٹ پیش کر رہی ہیں. وہ ملوث ہوں گے سے کیا مراد ہے؟ یہ دیکھنا انہی کی رسپانسبلٹی ہے نا، انہی کا کام ہے. تو آپ یہ چارج شیٹ پیش کر رہی ہیں. نہیں، میں چارج شیٹ نہیں، اگر وہ ملوث ہیں تو میرے چیف منسٹر نے یہ بات کی ہے کہ جس کی بھی کوتاہی ہے، اگر وہ سرکاری افسر سندھ حکومت کا ہے، کے ایم سی کا ہے، واٹر بورڈ کا ہے، اس کے خلاف کارروائی ہوگی. ہم نہیں اس سے پیچھے ہٹیں گے اور ہم اس پہ کارروائی کریں گے. بہت بڑا نقصان ہوا ہے، افسوس دہ عمل ہے. جو تاجر متاثر ہوئے ان کا شور مچانا، ہم پہ ناراضگی کرنا بالکل حق بجا ہے. کیوں؟ کیونکہ لاکھوں کروڑوں کا لوگوں کا نقصان ہوا ہے، انسانی جان کا ضیاع اس ہے. کا ریزن یہ بھی ہے کہ آپ سندھ کے والی وارث ہیں، 18 سال سے آپ کی حکومت ہے. اگر اس کے باوجود بھی کہیں پر نیگلیجنس ہوتی ہے تو پھر لوگ نوحہ کو نوک سوال کریں گے کہ کیا کیا آپ نے کہ آج سیکیور نہیں کر پا رہے ہیں، ریسکیو نہیں کر پا رہے ہیں لوگوں کو. ساتھ ہی رہیے گا میرے اختیار صاحب، میں آتی ہوں. سعدیہ صاحبہ دوبارہ آپ کو پورا موقع دوں گی، آپ پلیز جواب دیجیے گا میری بات کا. اختیار صاحب، حادثہ نہ سر کہیں پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد حکومتی ایکشنز پر ایبسلیوٹلی سوال اٹھتے ہیں. اب آپ بحیثیت وفاق کا نمائندہ کیسے دیکھ رہے ہیں اس سارے واقعے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کرن. دیکھیں، ایک تو میں آئی ایم ویری مچ کلیئر، حادثات جو ہے نا یہ دنیا میں کہیں بھی ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں اور یہ ہوتے رہیں گے. ہاں، حادثے کے بعد پھر وہاں کے حکمران کا، وہاں کے حاکم کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. جیسے راشدی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میئر صاحب نہیں تھے، ٹھیک ہے، مانتے ہیں بالکل وہ نہیں ہوں گے. ادروائز اگر وہ 24 گھنٹے بعد آ سکتے ہیں تو وہ آدھے گھنٹے حادثے کے آدھے گھنٹے بعد بھی پہنچ سکتے، لیکن ان کی پارٹی موجود ہے، ان کے باقی ساتھی موجود ہیں، ان کو آنا چاہیے تھا. سب کو آنا چاہیے اور سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آگ بجھانا یا کوئی فائر ٹینڈر جو ٹولز ہوتے ہیں وہ کوئی میئر نے یا کسی وزیر نے یا ایم این ایم پی اے نے نہیں پکڑنے ہوتے ہیں، بٹ لوگوں کو آسرا ملتا ہے. ایک یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کی جو آپ کا رسپانس سسٹم ہے وہ کوئک ہے کہ نہیں، وہ مردہ پڑا ہوا ہے. دوسری بات جو آج وزیر اعظم صاحب نے، انہوں نے تو سب سے پہلے پرائم منسٹر نے اپنے دکھ کا اظہار کیا، جو لوگ وفات پا گئے ہیں، جن کا نقصان ہوا، جو زخمی ہیں ان کے لیے، اور جس طریقے سے مطلب انہوں نے فائر فائٹنگ کی ہے ان تمام کارکنوں کو بھی شاباش دی. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کراچی چونکہ پاکستان کا ایک سب سے بڑا گنجان آباد شہر ہے، تو یہاں پر ساری چیزوں کو اثر نو اس کا جائزہ لینا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں جدید شہر جس طرح ہیں اور وہ کس طرح ایسی ایمرجنسی سے نمٹتے ہیں، ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے. یہ جو ابھی آپ باتیں کر رہی تھی میں اس کو سن رہا تھا کہ 400 دکانوں کی منظوری لے لو، اس کے اوپر 1200 دکانیں بنا لو. بٹ دس از واٹ، دس از نان سینس. دنیا میں ایسے کہیں نہیں ہوتا. اٹ ہیپنز اونلی ان پاکستان. میرے خیال میں اب یہ بجلی کی ننگی کھلی تاریں، یہ گچھے، یہ اوپن ڈھکن، یہ جو ہے گٹر کے، یہ چیزیں، یہ ساری چیزوں کو ٹھیک ہونا چاہیے. اب ہمیں نظام بدلنا ہوگا، سسٹم بدلنا ہوگا، اور اس کے لیے کوئی اور نہیں آئے گا. یہ ٹھیک کیسے ہوں گی؟ یہ مجھے اختیار صاحب مجھے اجازت دیجیے گا، میں سعدیہ صاحبہ سے یہ بات کر لوں. آپ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، بات ہوتی ہے آپ لوگوں سے تو یہ ناراضگی کا بھی اظہار کیا جاتا ہے کہ تنقید کی جاتی ہے، لیکن پھر اگین وہی بات ہے نا کہ 18 سال بعد بھی اگر سوال نہ کیا جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ اختیار صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں، پھر سعدیہ صاحبہ کے پاس یہ والا سوال لے کے جاؤں گی. سر کیا کریں؟ میں یہی کہوں گا، میں 2 ہفتے پہلے میں چائنا سے واپس آیا ہوں. یقین کریں وہاں پہ نظام میں نے دیکھا ہے کہ شہروں کا، کنٹونمنٹس کا، بازاروں کا، پلازوں کا، شاپنگ مالز کا ایک ڈسپلن میں قوم چل رہی ہوتی ہے، ایک ڈسپلن میں پورا ملک چل رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں کوئی بھی مطلب ڈسپلن نہیں ہے. ہمیں اثر نو بحیثیت قوم اپنا جائزہ لینا ہوگا. صرف حکومت چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکتی. من حیث القوم کرن کو اپنا وزیر اعظم کا بھی غالباً ابھی رابطہ ہوا ہے وزیر اعلیٰ سے، انہوں نے بھی نوٹس لیا ہے اس بات کا، تو پھر فردر کیا ہوگا اس پر؟ کیا وزیر اعظم کراچی کا دورہ بھی کریں گے؟ کیا کوئی کمپنسیٹ بھی کریں گے؟ پرائم منسٹر نے رابطہ کیا ہے مراد علی شاہ صاحب سے، انہوں نے تمام انفارمیشن ان سے لے لی ہے، اور ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر جو ہے وہ اس ملک کے
बड़े हैं, वो दौरा भी कर सकते हैं, वो पूछेंगे भी। और वो मेरे ख्याल में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस वक्त इस चीज पर ज्यादा कीन है कि तमाम बिल्डिंग्स का दोबारा जायजा लिया जाए। जिन जिन प्लाजा का जिस तरह आपने जिक्र किया, इससे पहले मैं वक्त नहीं जाया करना चाहता, ताकि इस तरह की रिपीटेशन ना हो। एक हादसा हो गया लेकिन ये दोबारा ना हो, हमें इन चीजों का तदारुक करना होगा। और इसके लिए मतलब वो कॉस्मेटिक ग्लास इसका तदारुक करना होगा। दुरुस्त आप कह रहे हैं। सादिया साहिबा, कैसे करेंगे तदारुक? कैसे क्या क्या यकीनी किया जाए कि ये दोबारा ऐसे सानहात, ऐसे वाकयात ना हो? प्लस मुझे साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि कंपनसेशन की बात वजीर आला ने की, किस तरह से लोगों को कंपनसेट किया जाएगा? यहाँ तो लोगों का अरबों रुपए का जो है वो नुकसान हो गया है, लोगों ने ईद की तैयारियां की हुई थी, कैसे कंपनसेट करेंगे वो भी प्लीज डिटेल्स बता दीजिएगा। जी किरण, कराची में, सिंध में एक कंपनसेशन कमेटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि आपको याद होगा जब 10 मुहर्रम पे एक ब्लास्ट हुआ था और उस वक्त भी ताजरों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, दुकानें जल गई थी, बहुत सारे लोगों की जान जाया हुई थी। उसके बाद ताजिर बरादरी के साथ मिलकर एक कंपनसेशन कमेटी बनाई गई और वो फाल है। फिर कोऑपरेटिव मार्केट में भी जब कराची में आग लगी थी, उसी कमेटी के जरिए, जिसमें फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी शामिल है, काटी भी शामिल है, ये इन इलाकों की मार्केटों की जितनी कमेटियां हैं वो सब शामिल है। इसको वैल्यूएट आप बात भी करेंगे ना कि माली नुकसान कितना हुआ है, लेकिन जो लोग अभी दुनिया से चले गए, जो 6 लोग आ गए सामने, उनके लिए क्या करेंगे? जो जख्मी है उनके लिए क्या करेंगे? जी वो भी कंपनसेशन तय है और वो कंपनसेशन उनको चीफ मिनिस्टर साहब देंगे। देखिए, जान के नुकसान का तो कोई मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है और जान के नुकसान का कोई इजाला नहीं है। जिनके प्यारे गए हैं, बिल्कुल उनको जो तकलीफ होगी शायद वो मैं महसूस नहीं कर रही होंगी, या इस शहर में कोई भी वो महसूस नहीं कर रहा होगा जिसके घर से जनाजा उठा है। लेकिन कंपनसेशन का सिंध हुकूमत का एक तरीका है, उसी तरीके कार के तहत कंपनसेट किया जाएगा। बाकी कंपनसेशन के लिए कमेटी मौजूद है, लेकिन दुआ गो हैं हम और ख्वाहिश है हमारी, चाहते हैं हम कि पीपल्स पार्टी हुकूमत है, ग्रो करे हुकूमत, लेकिन उसके साथ साथ कम से कम आवाम की फलाह के लिए और आवाम के लिए ऐसे काम होने चाहिए जो ग्राउंड पे नजर आए और ये बहुत प्राउड के साथ बताया जा सके कि आपकी 18 साल की हुकूमत है वहाँ पर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों मौजूद मेहमान प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे। वक्त ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह जुमे को नाज़रीन से मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।